हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स। हमने लास्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। दैट इज चैप्टर 10 तक के हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लास्ट हमारे 5 चैप्टर्स और बचे हैं जो अब हम आज करेंगे, और इसके साथ ही हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही हम अपने 3 एक्ट कवर कर चुके हैं। लोकल लॉज के हमने 3 एक्ट कवर कर चुके हैं। रेंट कंट्रोल, एक्साइज एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं लाऊंगी 2 नए एक्ट, दैट इज कोर्ट फीस एक्ट एंड CGLRC। ओके, तो चलिए आज का हम क्लास चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 11 से, दैट इज ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। ठीक है, इसमें 4 पार्ट हैं। ओके, सबसे पहला है रजिस्टर बुक्स के हिसाब से, रजिस्टर बुक्स एंड इंडेक्सेस। ओके, सबसे पहला दिया हुआ है इसमें सेक्शन 51, जो कि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी बताई थी कि 4 बुक्स होंगे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में और 5 बुक्स होंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस में। ठीक है, तो जो बुक्स होंगे उनका क्या क्या काम है। सबसे पहला जो फर्स्ट बुक होगा हमारा, ठीक, फर्स्ट बुक होगा हमारा, उसका ये काम है कि उसमें क्या करेंगे, जो हमारे नॉन टेस्टमेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका जो कॉपी उसमें रखा जाएगा, मतलब उसमें नोट डाउन किया जाएगा। ओके, देन इसके बाद आता है बुक नंबर 2। बुक नंबर 2 में जब हम रिफ्यूज़ करते हैं किसी की भी रजिस्टर करने से, किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से जब रिफ्यूज़ किया जा रहा है तो उसका रीज़न जो है और क्यों रिफ्यूज़ किया जा रहा है वो लिखा जाएगा बुक नंबर 2 में। देन आएगा रजिस्टर ऑफ विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में, जब मैं विल से रिलेटेड चैप्टर आप लोग को पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले एक सील्ड कवर में विल दी जाएगी, उसको किस में लिखा जाएगा, बुक नंबर 5 में। ठीक है, जब उसके बाद डेथ हो जाती है टेस्टेटर की, तो एप्लीकेशन पे जब विल खोली जाती है तो उसे बुक नंबर 3 में लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ओरिजिनल विल को वैसा का वैसा फायर प्रूफ बॉक्स में रख दिया जाता है। तो वही जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बुक नंबर 3 में, और डिपॉजिट जो होगी वो लिखी जाएगी बुक नंबर 5 में। क्लियर? इसके अलावा बुक नंबर 4 में बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी बुक नंबर 4 में नोट डाउन करी जाती है। क्लियर? ये हमारा दिया है सेक्शन नंबर 51 में, है ना। और ये 4 बुक जो होंगी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होंगी। ठीक है, ये 4 बुक्स एंड अदर जो ये एक बुक है हमारी रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी होगी, मतलब 4 के अलावा एक एक्स्ट्रा और होगी। क्लियर? फिर उसके बाद 52 बोला है ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। तो जब भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करा जाता है ऑफिसेज में, जब भी डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट किया जाएगा, तो सबसे पहले ड्यूटीज क्या बनेगी रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की, कि वो क्या करेंगे, सारी इसेंशियल डिटेल्स जो हैं, डेट, टाइम, प्लेस, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स, ये सब सही से है कि नहीं वो ये चेक करेंगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करके उनको एक रिसीट देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है तुरंत तुरंत बुक में कर ली जाएगी विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। क्लियर? ये सारी चीज़ें करेंगे। और ये जो बुक्स होंगी लिमिटेड इंटरवल्स पे, मतलब प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स जो भी होगा उसमें इंस्पेक्टर जनरल इनको ऑथेंटिकेट करेगा। ठीक है, क्लियर? ये लिखा हुआ है कि ऑल बुक्स मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स बाय द इंस्पेक्टर जनरल। क्लियर? देन इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 53 इंडेक्सेस के बारे में। इसमें जो एंट्री होगी वो हमेशा कंजिक्यूटिवली होगी, ये बताया है, कंजिक्यूटिव सीरीज में होगी, और हर साल एक नया चालू होगा बुक। ठीक है, हर साल, जैसे इस साल में सपोज 1 से लेके 1000 तक के हुए हैं तो वो वहीं पे क्लोज हो जाएगी, और नेक्स्ट ईयर से फिर से चालू होगा 1 से लेके। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में बोला है इंडेक्सेस के बारे में। यहाँ पे 54 में बोला है कि करंट इंडेक्सेस एंड एंट्रीज, एंड 55 में बोला है इंडेक्सेस जो होंगी वो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स द्वारा बनाई जाएंगी, और वो किस तरीके से बनाई जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से एक इंडेक्स बनाई जाएगी। क्लियर?
सारे ऑफिसेज में इंडेक्स बना के रखे जाएंगे, कंटेंट्स उसमें लिखे जाएंगे, ठीक है। और सारी जो एंट्री होगी कॉन्जिक्यूटिवली होगी, और इंडेक्स जो होगा वो इस तरीके से होगा। पहले इंडेक्स में क्या लिखेंगे, जैसे कोई भी बुक होगी, ये बुक है हमारी बुक, मतलब क्या बताया था मैंने, कहाँ पे बताया था, सेक्शन 2 के बी में मैंने बताया था बुक्स क्या होती है। मतलब एक शीट, सीरीज ऑफ शीट जो सारी कनेक्ट होके एक बुक बनाती है, वो होंगी, ठीक है। इसमें हम 4 ऐसे इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर 1 होगा। इंडेक्स नंबर 1 में क्या होगा, नेम ऑफ एग्जीक्यूटर्स, क्लेमेंट्स, ठीक है, वो होंगे। फिर उसके बाद 2 में क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स होंगी, ठीक है। ऐसा करके ये सारे बनाए जाएंगे इंडेक्सेस, क्लियर। देन उसके बाद 57 हमारा बताता है कि जो बुक्स होंगे और जो भी इंडेक्सेस होंगे, ये सारे पब्लिक के लिए इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेंगे, जब भी चाहे पब्लिक इनको इंस्पेक्ट कर सकती है, क्लियर। और सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2 को कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी पब्लिक जो है जाके इंस्पेक्ट कर सकता है और उनकी कॉपीज मांग सकता है, ठीक है। बुक नंबर 3 जो होंगे विल्स, उसकी कॉपी सिर्फ एग्जीक्यूटेंट्स या फिर उसके एजेंट, अगर डेथ हो गई है तो उनको दी जाएगी। और बुक नंबर 4 सिर्फ एग्जीक्यूटेंट्स और क्लेमेंट्स को ही मिलेगी, ठीक है। उनकी कॉपीज जो है सिर्फ एग्जीक्यूटेंट्स और क्लेमेंट्स को ही मिलेगी। और जो 3 और 4 में जो रजिस्टर किया जाएगा, 3 और 4 मैंने क्या बताया, 4 इज मिसलेनियस एंड 3 इज आप लोग का विल का रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमेशा सिर्फ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स ही करेंगे, ठीक है। और सारी जो कॉपीज होंगी साइंड होंगी, सील्ड होंगी और एडमिसिबल एज एविडेंस होगी, क्लियर है यहाँ तक का आप लोग को। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है। मैंने बताया था इस चैप्टर में 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हो गया बुक्स और इंडेक्सेस के बारे में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़ा बुक्स और इंडेक्सेस के बारे में, हमने पढ़ा सेक्शन 51 से लेके सेक्शन 57 तक के। सेक्शन 51 में हमने पढ़ा कि रजिस्टर बुक्स कहाँ रखी जाएंगी, कैसी रखी जाएंगी, क्या होगा, ठीक है। 52 में हमने पढ़ा कि रजिस्टरिंग ऑफिसर्स का क्या काम होगा जब उनके सामने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद 53 में इंडेक्सेस के बारे में बात करी, एंट्रीज जो होगी कॉन्जिक्यूटिवली होगी। फिर 54 और 55 में इंडेक्सेस के बारे में बात करें, है ना। देन 57 में इंस्पेक्शन के बारे में बात की, क्लियर यहाँ तक का। और 56 ऑमिटेड है, ठीक है। देन आता है हमारा बी, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा, तो 58 में बताया गया है कि पर्टिकुलर्स जो है, एडमिट कर लिया आप डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए, अब उसमें जो भी पर्टिकुलर्स हैं उसको एंडोर्स किया जाएगा, ठीक है। क्या क्या पर्टिकुलर्स एंडोर्स किए जाएंगे, सिग्नेचर एंड डिटेल्स ऑफ एग्जीक्यूटेंट, ओके, सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस एंड एनी पेमेंट्स मेड इन फ्रंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है एंडोर्स करी जाएगी, ओके। देन उसके बाद अगर कोई मना करता है साइन करने से, तब भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जाएगा और उसमें नोट लिखा जाएगा कि इन्होंने मना किया था साइन करने से, ये रिफ्यूज़ल का जो है नोट वो लिखा ही जाएगा, क्लियर है। बेयर एक्ट में बहुत पैरा पैरा में दिया हुआ है, ये मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं, पॉइंटर्स से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और जो भी एंडोर्समेंट होगा मस्ट बी डेटेड एंड साइंड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, ठीक है, क्लियर है। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 60। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शन, है ना। सेक्शन नंबर 60, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ दिया हुआ है ना। सारी जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी, सारे प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑफिसर क्या करेगा, एक आप लोग अगर रजिस्ट्री कभी कराए होंगे या पावर ऑफ अटर्नी कभी रजिस्टर कराए होंगे, कुछ एडवोकेट्स होंगे जो मेरे को सुन रहे होंगे, और अगर वो करे होंगे ये प्रोसीजर, तो आप लोग देखे होंगे फाइनल में एक कॉपी मिलती है और उसमें सील लगा रहता है रजिस्टर्ड का, ठीक है, या रजिस्टर्ड लिखा रहता है, कॉपीड इनटू जो डॉक्यूमेंट है उसको किया जाता है कॉपी, और उसके बाद वो सेम डॉक्यूमेंट जो है उनको वापस कर दी जाती है विद सील साइन और रजिस्टर्ड के साइन पे, ठीक है, रजिस्टर्ड के सील के साथ, ओके। फिर उसके बाद ये होता है हमारा 60 में, और
61 में एंडोर्समेंट जो है वो लिखा जाएगा, यही बोला है कि जब डॉक्यूमेंट हम रिटर्न करेंगे रजिस्टर्ड होने के बाद सेम डॉक्यूमेंट उनको रिटर्न की जाती है कॉपी करके, है ना, तो वो जो एंडोर्समेंट और सर्टिफिकेट्स है उनको कॉपी किया जाएगा, 61 में ये बोला है। क्लियर। देन आता है हमारा 62, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अननोन लैंग्वेजेस, है ना। अगर डॉक्यूमेंट जो है अननोन लैंग्वेज में, जैसे मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में एग्जाम्पल बताया था, कन्नड़ा लैंग्वेज है और उसको आप छत्तीसगढ़ में जब रजिस्टर करा रहे हैं और अगर यहाँ के ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा है वो लैंग्वेज, तो वो रिफ्यूज कर सकता है जब तक कि आप उसके साथ ट्रांसलेशन की कॉपी ना दो, है ना। तो वही बोला है इसमें कि अगर डॉक्यूमेंट जो है अननोन लैंग्वेज में है तो इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड, ठीक है, ट्रांसलेटेड और एंडोर्स्ड, एंडोर्स किया जाएगा उसको, बोथ ओरिजिनल और ट्रांसलेटेड कॉपीज दोनों को ही एंडोर्स किया जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद 63 कुछ पावर्स दी हुई है रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के पास। क्या पावर है कि पावर टू एडमिनिस्टर ओथ, ठीक है, एंड रिकॉर्ड सब्सटेंस ऑफ सेंटेंसेस। तो जो भी ऑफिसर होंगे वो ओथ में जो है पर्सन को एग्जामिन कर सकेंगे, ठीक है, समरी ऑफ स्टेटमेंट जो है उनका रिकॉर्ड किया जाएगा और उनसे साइन करवाया जा सकता है, और ये जो स्टेटमेंट्स होंगे ये हमेशा एडमिसिबल इन कोर्ट होंगे। क्लियर, ये एडमिसिबल इन कोर्ट होंगे। देन आती हैं स्पेशल ड्यूटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार। ओके, थर्ड पार्ट हमारा आता है स्पेशल ड्यूटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार। क्या है स्पेशल ड्यूटीज? अगर कोई ऐसा लैंड है जो बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहा है, ठीक है, मतलब ये कोई लैंड है, ये कोई लैंड है और ये यहाँ से इधर एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से एक इधर डिस्ट्रिक्ट है, ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें जो भी एवरी सब रजिस्ट्रार जो होंगे, ठीक है, जब भी इसका नॉन टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेंगे, ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का नॉन टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट जब भी वो रजिस्टर करेंगे, तो वो क्या करेंगे, सारे सब रजिस्ट्रार को, सारे सब डिस्ट्रिक्ट के, ये जितने सब डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारे के सब रजिस्ट्रार को एक एक कॉपी भेजेंगे, ठीक है। रजिस्टर करेंगे, कहीं भी रजिस्टर हो सकता है, इनमें से किसी में भी रजिस्टर हो सकता है, ये तो आप लोगों को क्लियर है ना। अब इसके पास सपोज यहाँ पे रजिस्टर करा है तो ये वाला सब रजिस्ट्रार इनको भी कॉपी भेजेगा, इनको भी कॉपी भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद ये सारे जो सब रजिस्ट्रार है ये अपने अपने रजिस्ट्रार्स को भी कॉपी भेज देंगे, ठीक है। क्लियर है, यही है। फिर उसके बाद 64 में भी यही दिया हुआ है और 65 में भी यही दिया हुआ है। 65 में बताया सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में अगर है तो क्या करेंगे, तो सेवरल डिस्ट्रिक्ट में भी वही करेंगे कि वहाँ के सब रजिस्ट्रार्स को कॉपी भेजेंगे या फिर वहाँ के रजिस्ट्रार को कॉपी भेजेंगे, और फिर वो रजिस्ट्रार जो है सब रजिस्ट्रार को कॉपी भेज देंगे और उनको अपने अपने बुक्स में नोट कर लिया जाएगा। मतलब इनका मेन मुद्दा ये है कि सब जगह बताया जाएगा कि भाई ये जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, इसकी अगर दोबारा तुम्हारे पास अगर कोई और आता है तो इसकी आप रजिस्ट्री ना करो, इसीलिए वो लोग अपने अपने बुक्स में भी इसको लिख लिया करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लिया करेंगे। यही रीजन है कि ये सारे लोगों को भेजेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा लास्ट डी पार्ट है, दैट इज सॉरी लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और पार्ट है रजिस्ट्रार की ड्यूटी। 66 और 67 के बारे में बताया है, ठीक है। जैसे अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का करना है, जो मैंने बताया, मेमोरेंडम किसको भेजा जाएगा, सब रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा लैंड के रिलेटेड, ठीक है। अगर कोई रजिस्ट्रार कर रहा है कोई लैंड का रजिस्टर, तो उसका जो मेमोरेंडम है जो रजिस्टर करने के बाद वो उसके अपने सब रजिस्ट्रार को भेजेगा और उसके बाद वो सारे बुक्स में नोट कर लिए जाएंगे। बुक नंबर, कौन से बुक नंबर में नोट किया जाएगा? बुक नंबर 1 में नोट किया जाएगा, क्योंकि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सारी जो है बुक नंबर 1 में नोट करी जाएगी, ठीक है। और इसमें एक और आप लोग ये जान लीजिए कि मैप और प्लान्स अगर हैं, ठीक है, तो उसकी कॉपी के साथ उसे भेजा जाएगा, ठीक है, और उसको किस में किया जाएगा, बुक नंबर 1 में इन्हें नोट कर लिया जाएगा। क्लियर है, ओके। देन इसके बाद आता है हमारा डी, कंट्रोलिंग पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर जनरल, है ना, ये हमारा आता है। इसमें ये बोला गया है कि जो रजिस्ट्रार की पावर्स होंगी, रजिस्ट्रार होगा, ठीक है, और एक सब रजिस्ट्रार होगा और इनके ऊपर होंगे आईजी, ठीक है। रजिस्ट्रार क्या करेंगे,
सब रजिस्ट्रार होंगे वो रजिस्ट्रार के सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, और रजिस्ट्रार पूरा सुपरिंटेंड करेंगे सब रजिस्ट्रार को और उनको कंट्रोल करेंगे। ये हमारा 68 बोला है ना। और 69 हमारा बोला है कि ये जो आईजी होंगे ये सारे रजिस्ट्रार ऑफिस, जो भी स्टेट के गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफिस है, उनको ये करेंगे, ठीक है, उनको ये सुपरिंटेंड करेंगे। और वही जो है सारे रूल्स बनाएंगे। क्या क्या रूल्स बनाएंगे? रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कैसे करना है, ठीक है, लैंग्वेज क्या होगा, है ना, टेरिटोरियल डिवीजन क्या होगा, फाइन को कैसे करना है, कितना कितना करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद अलाउइंग डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे उससे रिलेटेड। ओके, यहाँ पे एक सेक्शन मिसिंग है, मैं आप लोग को अभी यहाँ पे नोट करा देती हूँ। दैट इज सेक्शन नंबर 70। 70 ये बोला है कि पावर ऑफ आईजी टू रिमिट फाइन्स। ठीक है, इसमें ये क्या बोला है, आईजी जो है ऑल्सो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, ये डिस्क्रिशनरी है, याद रखिए डिस्क्रिशनरी है, ठीक है, दैट इज डिस्क्रिशनरी। क्लियर? ये डिस्क्रिशनरी रहेगा और वो क्या कर सकता है, रिमिट कर सकता है, रेमिट कर सकता है होली, पूरा पूरा, या फिर पार्ट में, ठीक है, या पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन फाइन लेवाइड, फाइन जो हम लोग का लग रहा है वो अंडर सेक्शन 25 और 34, एंड द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, ये दोनों के डिफरेंस को भी वो रिमिट कर सकता है, मतलब पार्ट में भी इस तरीके से रिमिट कर सकता है, उन दोनों का डिफरेंस को कम ज़्यादा वो कर सकता है, लेकिन कैसी पावर है, डिस्क्रिशनरी, आईजी अगर चाहे तो कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने कहाँ से कहाँ तक का पढ़ा? 51 से हमने 70 आज कवर किया अभी इस चैप्टर में। क्लियर है? देन उसके बाद आएगा हमारा चैप्टर 12, पार्ट 12, दैट इज रिफ्यूजल टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट। अब कोई रिफ्यूज कर रहा है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से तो क्या होगा, है ना, कोई भी सब रजिस्ट्रार अगर रिफ्यूज कर रहा है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से, एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉपर्टी डज नॉट फॉल विद इन हिज सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब मेरे सब डिस्ट्रिक्ट में आ ही नहीं रहा है तो मैं कैसे रजिस्टर करूं, इस रीज़न के अलावा अगर वो रजिस्टर करने से मना कर रहा है तो जो क्या कर सकते हैं, वो एक तो अपने बुक नंबर 2 में लिखेगा रिफ्यूजल करने का, ठीक है, और उसमें उस कॉपी में लिख देगा कि रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड, है ना, और उसके बाद अपॉन एप्लीकेशन बाय एनी पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ रिकॉर्डेड रीजन फ्री ऑफ चार्ज विदाउट अननेसेसरी डिले, उनको तुरंत तुरंत कॉपी दे देगा, बुक नंबर 2 की कॉपी उनको दे देगा कि हम ये रीजन के कारण आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद अ डॉक्यूमेंट एंडोज एट रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसको कभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अनलेस डायरेक्टेड अंडर द प्रोविजन, ठीक है, आप लोग ये समझ गए, रीजन अगर रिफ्यूज हो गया तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये हमारा बोलता है 71। अब उसके बाद आता है 72, इसकी अपील होगी, कहाँ अपील होगी, सब रजिस्ट्रार के रिफ्यूजल की अपील जो होगी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन क्या था, आपके सामने दो क्लेमेंट आए, उनमें से एक बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा साइन नहीं है या मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर देता है तो इसके अलावा बाकी चीज़ों की अपील हो सकती है। और कहाँ अपील होगी, रजिस्ट्रार के पास अपील होगी 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, रिफ्यूज़ल के 30 दिन के अंदर अंदर अपील होगी। रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। अगर रजिस्ट्रार बोलता है कि नहीं नहीं भाई ये डॉक्यूमेंट सही है, इसका आप रजिस्टर कीजिए, ठीक है, तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर सब रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंप्लायंस करेगा, उसका कंप्लायंस करेगा। और जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है 58, 59, 60 की जो हमने पढ़ी है उसको सर्टिफिकेट देने तक की, ठीक है, वो ये पूरा काम करेगा। और वो क्या माना जाएगा, उसका डेट जब वो पहली बार रजिस्टर के लिए अप्लाई किया था उस दिन से माना जाएगा, डेट ऑफ फर्स्ट प्रेजेंटेशन से माना जाएगा। क्लियर? देन आ रहा है हमारा सेक्शन 73,
एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार इन केस ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना। वेन अ सब रजिस्ट्रार, जब कोई सब रजिस्ट्रार मना करता है ड्यू टू डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब एक ने मना कर दिया सपोज कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि उसने मना कर दिया कि मैं तो ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं किया हूँ, डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूटेंट या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, तो ये अपील किसको जाएगी, रजिस्ट्रार को जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर, रजिस्ट्रार को जाएगी। एप्लीकेशन कैसे जा सकती है, राइटिंग होगी, रीजन होगा, ठीक है, और उसको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, उसको वेरीफाइड मैनर में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा रजिस्ट्रार का, तो रजिस्ट्रार इसमें इंक्वायरी करेगा कि यार ये सही बोल रहा है कि नहीं, कि गलत बोल रहा है ना। तो इसमें वो पहले इंक्वायरी करेगा, क्या इंक्वायरी करेगा कि ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, है ना। ये सारी चीज़ को वो देखेगा, रजिस्ट्रार जो है उस पर वेरीफाई करेगा, है ना। उसके बाद वो क्या करेगा, 75 में ऑर्डर करेगा, रजिस्ट्रार ऑर्डर करेगा, अगर उसको सही सही लगता है कि डॉक्यूमेंट सही एग्जीक्यूट हुए, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हुई है, तो बोलेगा कि इसका रजिस्टर कर दो। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है उसको कंप्लाई करेगा, है ना। और रजिस्ट्रार जो है फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन से सेम जो हम सब रजिस्ट्रार में पढ़े। अच्छा, अब रजिस्ट्रार के पास इसके लिए पावर क्या क्या है, वो ये इंक्वायरी करने के लिए क्या क्या कर सकता है, समन कर सकता है, ठीक है, विटनेस का अटेंडेंस मंगा सकता है, कंपेल कर सकता है टेस्टिमनी के लिए सिविल कोर्ट के जैसे, मतलब कंपेल कर सकता है सामने वाले को। फिर उसके बाद डायरेक्ट कर सकता है कुछ खर्चे, ये जो इंक्वायरी वगैरह के लिए जो भी खर्चे हुए हैं सीपीसी में जो लगते हैं, इसके लिए वो डायरेक्ट कर सकता है कि आप इतना इतना खर्चा हुआ है आप हमें दीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। चलिए, फिर उसके बाद हमारा आता है 76। अब उसके बाद रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है उसको लग रहा है कि ये सही से नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रार जो है मना कर सकता है कि इसको आप रजिस्टर नहीं कीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इज डिस्ट्रिक्ट, उसके डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रहा है तो वो मना नहीं कर सकता। और क्या कर सकता है, दूसरा बोल सकता है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें रजिस्ट्रार को भी रीजन लिखना पड़ेगा अगर वो मना कर रहा है बुक नंबर 2 में, ठीक है, और एक कॉपी ऑफ रीजन उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रार जो देगा ऑर्डर उसकी अपील नहीं होगी, याद रखिए, ठीक है। 76 में वो जो भी ऑर्डर करेगा उसकी अपील नहीं होगी, क्लियर। फिर उसके बाद लेकिन उसकी क्या हो सकती है, आप उसके लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 77 हमारा ये बताता है कि अगर रजिस्ट्रार जो है रिफ्यूज करता है तो अग्रीव पार्टी जो है 30 दिन के अंदर अंदर जिस कोर्ट में वो जुरिस्डिक्शन रखता है, जो भी कोर्ट उसका जुरिस्डिक्शन रखता है, वहाँ पे एक सिविल सूट लगा सकती है। उसके बाद अगर कोर्ट जो ऑर्डर करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 30 दिन के अंदर अंदर, डिक्री है 30 दिन के अंदर अंदर इसको एज अ रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। और ये जो वाला जो भी रजिस्टर होगा ये भी एज एन एडमिसिबल एज एन एविडेंस होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का। अब हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट 13। ये हम कहाँ से कहाँ तक पढ़े, ये हम पढ़े 71 से 77 तक, 71 से 77 तक, है ना। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 13। इसमें बताया है कि फीस कैसे होगी, सर्च और कॉपीज कैसे दी जाएगी, ये सब चीज़ के बारे में बताया है। तो 78 बोला है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ फीस, फीस टू बी फिक्स्ड बाय, कौन करेगा फिक्स, स्टेट गवर्नमेंट एवरी टाइम, ठीक है, फीस टू बी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब फीस किस पे लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, सर्च फीस लगती है, आपको खोजने का फीस होगा, कॉपी करने की फीस लगती है, एडिशनल फीस किसकी किसकी हो सकती है, आउटसाइड अगर आप करवा रहे हैं कमीशन वमीशन इशू करके, ठीक है, तो ये, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन के लिए फीस लग सकती है, प्राइवेट रेसिडेंस में आने के लिए फीस लग सकती है, सेफ कस्टडी के लिए फीस लग सकती है, ठीक है, और अदर मैटर्स जिसके लिए भी गवर्नमेंट चाहे उसमें वो फीस लगा सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी को कायम रखने के लिए एक टेबल लगाया जाता है हर रजिस्ट्रिंग ऑफिस के बाहर पे, एक टेबल ऑफ प्रिस्क्राइब फीस लगेगी, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में रहेगी वो, और वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इंग्लिश और वर्नैक्युलर लैंग्वेज में लिखी जाएगी और वहाँ चिपकी रहेगी, ठीक है। इसमें कोई भी जाके वो चेक कर सकते कि किस डॉक्यूमेंट के लिए कितनी फीस लगनी है, ओके।
जैसे आप पावर ऑफ अटर्नी के लिए छत्तीसगढ़ में सपोज 1000 रुपीज का स्टैंप लगता है, तो वही सारी चीजें वो वहां पे लगा रहता है, ठीक है। देन आता है हमारा सेक्शन 80, पेमेंट ऑफ फीस। ऑल रजिस्ट्रेशन जो है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन आपको फीस देनी है। जब आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे आपको पूरी फीस देनी है ना। इसके इस ये क्यों है जरूरी, ताकि हम टाइमली पेमेंट और प्रोसेसिंग चलता रहे, मतलब टाइम से पेमेंट होता रहे और प्रोसेस आगे बढ़ता रहे, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट इसको रखा गया है, ठीक है। और इसमें एक सेक्शन 80A है, इसमें ये भी मिस हो गया है। सेक्शन 80A ये बोलता है रिकवरी ऑफ डेफिशिएंट रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है, अगर इफ ऑन इंस्पेक्शन या अदरवाइज ये पता चलता है कि इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर जो फीस दी गई थी हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए वो कम है, ठीक है, और इनसफिशिएंटली पेड है, तो जो डेफिशिएंट अमाउंट जो है अगर सामने वाला नहीं दे पा रहा है तो उसको एज एन एरियर ऑफ लैंड रिकवर करी जा सकती है। एरियर ऑफ लैंड मेरे ख्याल से आप लोग समझते होंगे, अगर आप लोग नहीं समझते होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार उसको बताने का बिल्कुल ट्राई करूँगी, ठीक है। जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें आप लोग को बिल्कुल बताऊँगी कि एरियर ऑफ लैंड होता क्या है, ठीक है, या उसको रिकवर करने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट नंबर 14, है ना। पार्ट नंबर 14 हमारा बात करता है पेनाल्टीज से रिलेटेड, ठीक है, क्या क्या पेनाल्टीज है इसमें। तो सबसे हमारा पेनाल्टीज है कि कोई इनकरेक्ट एंडोर्स कर रहा है, इनकरेक्ट कॉपी कर रहा है, इनकरेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, या फिर इनकरेक्ट रजिस्टर कर रहा है विथ इंटेंट टू इंजर, किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए, ठीक है। मतलब कोई अगर बंदा जो है या फिर कोई पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है इसको कॉपी करने के लिए, है ना, हमने किसी को एम्प्लॉय करके रखा है कि आप इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, एज इट इज़ होना इंडोर्स कर रहे हैं, और वो कुछ जानबूझ के गलत करते हैं, ठीक है, और ऐसा जो ऑफिसर है विथ नॉलेज और बिलीव दैट ये एक्ट जो है गलत है, जानबूझ के वो ऐसा कुछ गलत करता है, तो वो क्रिमिनली लायबल होगा, ठीक है। पनिशमेंट क्या होगी, 7 साल तक की सजा होगी, फाइन होगी, या दोनों हो सकती है, क्लियर। देन आता है हमारा सेक्शन 82। 82 में ये बोला है कोई फॉल्स स्टेटमेंट बनाता है या फॉल्स कॉपीज देता है, फॉल्स ट्रांसलेशन देता है, या फॉल्स पर्सनेशन करता है, या फिर अबेटमेंट करता है ऐसा कुछ करने का, ठीक है, ये सारी चीज़ों का अबेटमेंट करता है, तो इसमें भी कितनी पनिशमेंट है, 7 years, फाइन और बोथ, क्लियर। देन इसके बाद हमारा एक सेक्शन आता है सेक्शन 82A। 82A बोलता है पेनाल्टी फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट विदाउट लाइसेंस, राइटिंग डॉक्यूमेंट विदाउट लाइसेंस, ठीक है। मतलब इसमें ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके लिए अपॉइंट कर सकती है ऐसे पर्सन को कि जो डॉक्यूमेंट राइट करे, मतलब जैसे आप कोई एडवोकेट होंगे, ठीक है, उनको एक लाइसेंस होता है कि वही एक कोई भी डिग्री होती है या कोई भी डीड होती है उसको टाइप करता है, वो बनाने का, उसको ड्राफ्ट करने का भी लाइसेंस रहेगा, ठीक है, उसको लाइसेंस होना चाहिए, है ना। और वो कैसे लाइसेंस होगा, जहाँ पे राइटर जो है अगर ऑथराइज्ड एजेंट है वहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, प्लीडर है एंगेज बाय एग्जीक्यूटिव, मतलब जैसे हम एडवोकेट्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रजिस्टर्ड क्लर्क है तो उनको ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज जो भी है उनको पहले ये लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हम अलाउड हैं इस चीज़ को राइट करने के लिए, मतलब एक डीड अगर हम बना रहे हैं, कोई पावर ऑफ अटर्नी बना रहे हैं, तो वो किस तरीके से बननी है ये हम बनाएंगे, ठीक है। तो अगर वो बिना लाइसेंस के काम करता है तो उसमें कितनी सज़ा होगी, 200 रुपये तक का फाइन है उसमें, सिंपल 200 रुपये की फाइन है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। देन इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 83 कि रजिस्टरिंग ऑफिसर जो कि अवेयर है कि ऑफेंस कमिट हो रहा है, ठीक है, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसिक्यूशन किसके परमिशन से होगा, इंस्पेक्टर जनरल, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के परमिशन से, ठीक है, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ओके। देन उसके बाद ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शेल बी ट्राइड बाय कोर्ट और ऑफिसर विद पावर्स नॉट लोअर देन
मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। देन आता है हमारा सेक्शन 84, रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को पब्लिक सर्वेंट माना गया है। ऑल रजिस्टरिंग ऑफिसर्स आर पब्लिक सर्वेंट एंड दे आर लीगली बाउंड टू फर्निश इंफॉर्मेशन। ठीक है, एनी पर्सन इज लीगली बाउंड टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू रजिस्टरिंग ऑफिसर्स अपॉन रिक्वेस्ट। अगर मांग रहा है रजिस्ट्री ऑफिसर तो उनको जरूरी है देना। ठीक है, और ये जो होगी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये जो सारे एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाएंगी। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, 84 तक का है हमारा ये, 81 से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। पेनाल्टीज है 7 ईयर्स और फाइन है मैक्सिमम, और एक इम्पॉर्टेंट पेनाल्टी है 82A की, जो विदाउट लाइसेंस आप लिख रहे हैं तो 200 रुपीज़ फाइन है। ठीक है, और कौन ट्राई करेगा? नॉट लोअर देन मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। और 84 में बोला गया कि इनको पब्लिक सर्वेंट माना गया और इसके अंदर जो भी प्रोसीडिंग होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। देन उसके बाद आता है मिसलेनियस, लास्ट हमारा चैप्टर मिसलेनियस, डिस्ट्रक्शन ऑफ अनक्लेम्ड डॉक्यूमेंट्स। अब रद्दी नहीं रखी जाए क्योंकि इतने पेपर्स हो जाते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट विल को छोड़ के ना, विल को छोड़ के, क्योंकि विल का इम्पोर्टेंट है ना, विल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना। अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जिसको वापस लिया नहीं जा रहा है, क्लेम नहीं किया जा रहा है, अनक्लेम्ड है, रजिस्टरिंग ऑफिसेज में कितने साल तक पड़ी है, 2 साल से ज़्यादा हो गया उसको पड़े, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। ठीक है, हर 2 साल में ये चेक किया जाएगा और जला दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 86 में बोला है कि अगर कोई भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है, उस गुड फेथ में अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, और वो बाद में पता चलता है कि वो ऑफिशियल कैपेसिटी उसकी नहीं थी, लेकिन वो गुड फेथ में काम कर रहा था ये मान के कि उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी है, तो उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, शेल नॉट बी हेल्ड लायबल। क्लियर? देन उसके बाद आता है 87। 87 ये बोलता है कि वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स डिस्पाइट डिफेक्ट्स। ये बोला है कि कोई भी एक्ट जो है गुड फेथ में अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर कर रहा है तो वो इनवैलिड इसीलिए बस नहीं हो जाएगा कि उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है या फिर प्रोसीजर इरेगुलर हो गया। ठीक है, इस वजह से कोई भी डिफेक्ट इनवैलिड नहीं होगा, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इनवैलिड नहीं कहलाएगा। क्लियर? देन उसके बाद 88 बोला है, मैंने बताया था आप लोग को कि पर्सनल अपीयरेंस से कुछ लोग को छूट है। एक बॉडीली इन्फर्मिटी था, एक कोई जेल में था, और तीसरा बोला था जिसको छूट मिली हुई है। तो जो छूट मिली हुई है वो सारे बंदे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, वो सारी पर्सनालिटीज यहाँ पे आती है। उसमें कौन कौन आएंगे? गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल आएगा, ऑफिशियल ट्रस्टी आएगा, शरीफ, रिसीवर, रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट। इनको आप रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं बुला सकते, मतलब कंपेल नहीं कर सकते पर्सनल अटेंडेंस के लिए। क्लियर? ओके, फिर उसके बाद आता है 89। 89 में ऐसा सच आप लोग को इतना कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें आप लोग बस ये कुछ 4 एक्ट्स के नाम है, इनको बस याद रख लीजिए। ठीक है, बहुत रेयर, मेरे ख्याल से 1-2 बार ही सिर्फ इस सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, अदरवाइज इस सेक्शन से क्वेश्चन ही नहीं आता है। ठीक है, इसमें बस ये बोला है कि सर्टिफाइड कॉपीज दी जाएगी, किसको किसको दी जाएगी? अगर कोई लोन ले रहा है लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट के लिए तो वहाँ पे एक कॉपी उनको भेजी जाएगी। सेल सर्टिफिकेट्स हो रहा है सीपीसी में तो एक कॉपी उन कोर्ट को भेजी जाएगी। लोन मॉर्गेज एग्रीकल्चरल लोन के अंदर अगर कोई लोन उठा रहा है तो एक कॉपी उनको मॉर्गेज को भेजी जाएगी या लोन ग्रांटिंग को भेजी जाएगी अथॉरिटी को, है ना। ऑक्शन अगर हो रहा है तो रेवेन्यू ऑफिसर्स को एक कॉपी भेजी जाएगी, बस इसमें कुछ है ही नहीं एज सच, है ना। देन उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 90। सेक्शन 90 ये बोला है कि कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको छूट मिली गई है, उसकी रजिस्ट्री कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट इश्यूज डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं? सेटलमेंट रिकॉर्ड्स, सर्वे मैप्स, ठीक है, विलेज रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, सनद्स, इनाम, टाइटल डीड्स, ठीक है, या नोटिस या रेलिंक्विशमेंट, जो भी बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर आते हैं, ये सारे जो है इनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। इनको 48 और 49 के अंदर डीम टू बी रजिस्टर्ड माना गया है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इशू कर रही है तो ऐसा माना गया है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है।
ओके। देन आता है ये लास्ट हमारा सेक्शन है, सेक्शन 91, इंस्पेक्शन एंड कॉपिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट्स। जो हम अभी 90 में पढ़े कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये हमेशा ओपन होंगे पब्लिक के लिए टू इंस्पेक्ट अपॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, ठीक है। उसको फी पे करके आप कभी भी देख सकते हैं, और कॉपी भी इसकी दी जाएगी, ठीक है। और जो भी रूल्स होंगी इससे रिलेटेड, है ना, वो सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर में रखी जाएगी, उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। क्लियर। सेक्शन 92 रिपील्ड है, सेक्शन 93 रिपील्ड है। इसके साथ हमारा जो होता है पार्ट 15 भी खत्म होता है, और साथ में हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट भी खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे बस 2 ही एक्ट बचे हैं। ओके। इसमें से अगर आप लोग को कहीं भी कुछ भी डाउट हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम में भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर, है ना। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अब एग्ज़ाम के लिए, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके, है ना। बिल्कुल आप शेयर करिए, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद बहुत कम ही है कि लोकल एक्ट्स यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इतने अच्छे से दे रहा है। मैं पूरे पूरे कंटेंट्स यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शंस नहीं, है ना। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐप डाउनलोड करके रखिएगा, जल्दी ही हमारी टेस्ट सीरीज़ भी इसमें आने वाली है। ओके, चलिए, थैंक यू।